हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन और अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं BLIS 08 पर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय स्वचालन। ये आपके पेपर का नाम है BLIS 08। और सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज डेट है 19 जुलाई 2023 और आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं BLIS सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों की। ठीक है, आज से पेपर शुरू हो रहा है BLIS सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस चैनल से जुड़े हुए सभी बच्चों को आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, और आप लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर करके आएँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा और वहाँ पर आप लोग अपने पेपर ज़रूर सेंड किया कीजिए, जिससे कि आपका अगला बैच जो आएगा, क्योंकि अब मैं तो बार बार तो कोर्स करने जाऊंगा नहीं BLIS का। मैंने तो एक बार किया, फिर पेपर जो आप लोगों से मिलते रहेंगे वहीं मैं अगले बैच के बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। तो जिनको भी मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक पता है, वो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में होंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग ज़रूर अपने पेपर जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक पर ज़रूर भेज दें। ठीक है, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आप लोगों के सामने और आप लोग के आने वाले बैच को दिखा सकूं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब बिना देर के हुए वीडियो पर। और आज का जो है ये यूनिट 1 है, और यूनिट 1 में है सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा आवश्यकता, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी होती क्या है भाई। तो सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिज़ाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोगों से संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली है। ठीक है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य व्यापार का अभिन्न अंग बन गई है। ठीक है, संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इसे सम्मिलित रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के नाम से जाना जाता है। इसका उद्योग के तौर पर एक उभरता हुआ क्षेत्र है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है ये। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचनाओं का आदान प्रदान एवं उनसे संग्रहित करता है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक कारणों के विभिन्न मानवीय समूहों का आपस में संपर्क बन जाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने नए ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। बौद्धिक एवं भाविक शक्ति के मिलाप से सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे आर्थिक संपन्नता हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस नए युग में जो है कि ई-कॉमर्स आ गया है, ई-मेडिसिन आ गया है, ई-एजुकेशन आ गया है। ठीक है, ई-एजुकेशन के माध्यम से ही आज हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग एक दूसरे से। और ई-मेडिसिन भी है जहाँ दवाएं मिल जाती हैं। गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास हो रहा है। कंप्यूटर के युग में संचार साधनों में सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से हम सूचना समाज में प्रवेश करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की इस देन के कारण ही हम लोग ज्ञान का अधिकतम सार्थक उपयोग करने हेतु ज्ञान प्रबंधन करने में सक्षम हो पा रहे हैं। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की व्याख्या यहाँ पर की गई है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन है, परंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर इसे अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विश्वकोश में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध माना गया है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना से संबंध माना गया है। ठीक है, कि सूचना के माध्यम से ही ये सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। इस प्रकार विचार डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटिंग में व्यक्त किए गए हैं कि
मैकमिलन डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा करते हुए विचार व्यक्त किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटिंग और दूरसंचार के सम्मिश्रण पर आधारित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मौखिक चित्रात्मक मूल पाठ विषय संबंध सूचना का अर्जन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार है। और यहाँ पर देखिए यूनेस्को द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने हेतु कहा गया कि यह सूचना के संचालन का संसाधन के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा अभियांत्रिकी विधाओं तथा प्रबंधन तकनीकी के प्रयोगों एवं अनुप्रयोगों द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक मामलों में मानव एवं मशीन के बीच की अंतर क्रिया को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वे सभी उपकरण एवं पद्धतियाँ सम्मिलित हैं जो सूचना के संचालन में काम आते हैं। ठीक है, इसे संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीकी है, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सूचना का संचार अथवा आदान प्रदान त्वरित गति से दूरस्थ समाजों में विभिन्न तरह के साधनों तथा संसाधनों के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हम जब सूचना शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह एक तकनीकी परिभाषिक शब्द है और सूचना संदर्भ में आंकड़ा, प्रज्ञा, विवेक, बुद्धिमत्ता आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सब लोग आज वर्तमान समय में जो जी रहे हैं सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है और उस पर कैसे कार्य किया जाता है और उसका कहाँ कहाँ उपयोग है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्लीज़ पेपर में उसको छोड़िए मत। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लिख करके आइए, क्योंकि आप लोग आज अपने दैनिक जीवन में हर एक टेक्नोलॉजी से परिचित हैं। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी का ये जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एक मुख्य अंग माना गया है। इसकी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज मानव जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, हर एक जगह। ठीक है, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को जोड़ लिया जाता है, इनपुट डाटा दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है, कंप्यूट करके प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट आपको दे दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ डाटा से संचयन है तो विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ डिवाइसेस लगी होती हैं। स्टोरेज डिवाइस हो गया, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया इत्यादि अत्यंत क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण अवयव सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत अवधारणाएं, परिक्रमाएं, अनुदेशन आदि सम्मिलित होते हैं। सॉफ्टवेयर का भी अपने आप में बहुत बड़ा उपयोग है। संचार प्रौद्योगिकी क्या है भाई, आइए संचार प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी काफ़ी पुराना है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के बाद हमने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी देखा और क्ले, टैबलेट, वृक्षों के तनों, पत्तों, दीवारों इत्यादि पर लेखन एवं चित्रण द्वारा मनुष्य सूचना को प्रसारित करता था। इसके बाद कागज़ पर लिखना प्रारंभ हुआ। 1345 से प्रिंटिंग प्रेस अस्तित्व में आया। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। सूचना संचार के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। ये घटक क्या हैं? सूचना उत्पादक, नेटवर्क और सूचना प्राप्तकर्ता। ध्यान दीजिएगा, 3 घटक हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका? सूचना को उत्पन्न करने वाला। ठीक है, और बीच में क्या हो गया आपका? ये नेटवर्क हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका रिसीवर। ठीक है, एक तो आपका सूचना सेंड करने वाला हो गया और ये हो गया रिसीव करने वाला, और इसके बीच में नेटवर्क काम करता है दोनों लोगों की बातों को पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर ही संचार प्रणाली का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये संचार प्रणाली अगर आता है तो सूचना संचार प्रणाली में इन तीनों को ज़रूर दिखाइए और इनके बारे में आप विस्तार से चर्चा भी कीजिए कि सूचना उत्पादक क्या है और नेटवर्क क्या है। नेटवर्क क्या है? एक माध्यम है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मिलकर के संचार प्रणाली का निर्माण करते हैं, जिससे किसी वांछित समयांतराल पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सूचना उत्पादक एक प्राप्तकर्ता के मध्य कड़ी के रूप में नेटवर्क है। फिर नेटवर्क मैंने बताया अभी। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। देखिए, किताबों को देख करके, किताब के पेज को देख करके घबराया मत कीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा पेज देख लिया और वहाँ पर सूचना टेक्नोलॉजी आ गया या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया, 3-4 पेज दिया गया है तो उसको देख करके पहले घबरा जी, अरे यार ये क्या क्या है, ये तो नहीं पढ़ पाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं भी तो आपको पेज दिखा रहा हूँ, जो उसमें मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी पलट देता हूँ।
ठीक है। प्रतिलिपिकरण एवं सूक्ष्म लेखन प्रौद्योगिकी क्या है भाई? अब रिप्रोग्राफी और माइक्रोग्राफी टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको इसके पहले पेपर में भी बताया था और यहाँ पर भी वही है कि रिप्रोग्राफी क्या होता है। दो शब्दों से मिलकर के बना रिप्रोडक्शन और फोटोग्राफी, ये मैं आपको बहुत 2-3 बार वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन और ये फोटोकॉपी है। चित्र आदि की दूसरी प्रति तैयार किया जाता है, उसी को फोटोकॉपी या प्रतिलिपिकरण भी कहा जाता है। अब बस अब यहाँ आप समझ गए, पलट दिए मैंने। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए पेज देख करके घबराए मत कीजिए, ठीक है। बस आप देखिए, सूक्ष्म लेखन प्रौद्योगिकी के 2 भाग हैं। प्रथम, प्रकाशित लेखों को सूक्ष्म रूप देना और द्वितीय, उन सूक्ष्म रूपों की आवश्यकता पड़ने पर पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना। ये होता है सूक्ष्म लेखन प्रौद्योगिकी, जिसके लिए हार्डवेयर एवं मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। सूचना कार्य में संलग्न व्यक्ति के लिए सूक्ष्म प्रकाशन संसाधन उपयोगी उपकरण होते हैं। उपयोगकर्ताओं हेतु इन सूक्ष्म प्रकाशनों का मूल्य इनके पुनर्प्राप्ति हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानव संसाधन एवं किसी विशेष संदर्भ में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उदय के कारक क्या है भाई? तो सूचना प्रौद्योगिकी के उदय के कारक है सूचना भंडारण, नेटवर्किंग, अर्धचालक प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना का भंडारण, ठीक है, और नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर तकनीकी, ये सब क्या है? ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के उदय के कारक हैं। इसी वजह से सूचना की प्रौद्योगिकी आज हमारे सामने है। ठीक है, और मेन है भैया, मैं तो मानता हूँ कि नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क है तो सब कुछ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर जो सेंडर है या जो सूचना प्रदाता है, सूचना देने वाला, उसके पास ढेर सारी सूचनाएं पड़ी हैं और यहाँ रिसीव करने वाला आदमी बैठा है, अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो ना ये सूचना दे पाएगा ना कोई सूचना ले पाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो मैं तो यही मानता हूँ कि नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। ठीक है, नेटवर्क का रोल बहुत बड़ा होता है। नेटवर्क का रोल आपके मोबाइल में भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, किसी ने मोबाइल में अपने जियो 4G लगा रखी है, किसी ने 5G लगा रखी है, किसी ने एयरटेल लगा रखा है, किसी ने BSNL लगा रखा है। ठीक है, और सब लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? नेटवर्क की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपके मोबाइल में भी नेटवर्क का बहुत बड़ा उपयोग देखने को मिलता है। तो उसी तरह सूचना और संचार में भी मोबाइल का नेटवर्क का बहुत बड़ा उपयोग है। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व यहाँ पर दिया गया है, आइए देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से अर्थतंत्र का आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सर्विस इकोनॉमी है। ठीक है, ये भी अपने आप में एकदम सत्य है, क्योंकि देखिए अगर सूचना नहीं रहेगा, ठीक है, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो बिना सूचना दिए वो किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र। पिछले देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाना, निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है। अत्यंत ही कम समय में सूचना का तेज़ी से प्रसार होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के घटक कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। अच्छा भाई, ये देखिए यहाँ पर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। अच्छा, इसमें सारा कंप्यूटर की जितनी पीढ़ियाँ हैं सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी है, मानव संसाधन है। आगे चलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का भविष्य देख लेते हैं। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इसका प्रभाव तो हम लोग समझ ही गए हैं। नॉलेज इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इकोनॉमी, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, हर जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका भविष्य आप जान ही रहे हैं भाई। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण तेज़ी से सूचना का प्रसार बढ़ रहा है, उसी तेज़ी के साथ सूचना की सुरक्षा, अच्छा, इसमें खतरा भी रहता है। साइबर सेल, ये सब सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, इसीलिए बनाई गई हैं। आप जानते हैं कि कहीं कहीं समस्याएं भी आ जाती हैं। आने वाले समय में सूचना के महत्व के साथ साथ सूचना की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ेगा। विशेष रूप से सूचना सुरक्षा एवं सर्वर के विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। कृषि एवं ग्रामीण जीवन में जहां अभी सूचना प्रौद्योगिकी का सम्यक विकास नहीं हो पाया, इसके लिए वो लोग कार्य चल रहा है। अच्छा भाई, ठीक है, दूसरा चैप्टर आ गया। इसमें देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में इसमें बात की गई है। ये आपका यूनिट 2 है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ एवं प्रकार, इस पे आज बात की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पूछा था, डिजिटल कंप्यूटर भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कहाँ से शुरुआत हुई है भाई। कंप्यूटर का परिचय, सर्वप्रथम यहाँ पर परिचय दिया गया, ध्यान दीजिए। मानवीय सभ्यता के विकास के चरण में अधिकतम महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कारों में कंप्यूटर का विशेष स्थान है। इस आविष्कार ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा देने के साथ साथ हमारे समाज का महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रभाव छोड़ा है। हमारे समाज पर व्यापक प्रयोग को देखते हुए आज कंप्यूटर द्वारा बनाए गए टेलीफोन बिल, अच्छा, कंप्यूटर के माध्यम से सब टेलीफोन बिल, छात्र अपने आवेदन फॉर्म, परीक्षा कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से ही देखते हैं।
रेलवे का टिकट हम घर बैठे बुक करते हैं, ठीक है। ढेर सारी चीज़ें हैं भाई, अस्पतालों में, कारखानों में, कार्यालयों में, उच्च शिक्षा में, रिसर्च संस्थानों में, स्कूलों में, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है। सबसे पहले तो कंप्यूटर का उपयोग इसीलिए किया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गणना करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे सबसे पहले। लेकिन फिर क्या हुआ, इसका धीरे धीरे विकास हुआ। कंप्यूटर विकास के प्रारंभिक काल में इसका उपयोग मूल रूप से गणनात्मक, देखिए मैंने अभी बताया ना, गणनात्मक कार्यों के लिए इसका उपयोग होता था, किंतु कालांतर में इसका प्रयोग क्षेत्र इसका व्यापक हो गया। मौसम की भविष्यवाणी, मशीन बिल्डिंग डिज़ाइन तैयार करना इसका उपयोग हो रहा है, आदि बहुत सी चीज़ों में आज कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर का अर्थ क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसका विश्लेषण करता है और आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप यानी कि आउटपुट के माध्यम से हमको देता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय हमने आपको बता दिया कि कंप्यूटर जो है कि कंप्यूटर भाषा से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, और प्रारंभिक काल में इसका मुख्य रूप से उपयोग गणनात्मक कार्यों के लिए किया गया था। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, कंप्यूटर का अर्थ हो गया। अच्छा भाई, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए बहुत सुंदर सा एक डायग्राम बना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। चूँकि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करता है एवं उसके आधार पर आउटपुट माध्यम से परिणाम प्रस्तुत करता है। बहुत ही सुंदर, देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर डायग्राम है, ये आप बना भी सकते हैं अपनी परीक्षा में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है इनपुट, इनपुट कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, ये हम इनपुट दे रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस करता है और आउटपुट जो दिखता है हमको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप अपने बना सकते हैं पेपर टाइम में, ठीक है। संख्यात्मक डाटा, डाटा जो होता है संख्यात्मक होता है, 0 1 2 9 तक हो सकता है। चिन्हात्मक डाटा, अक्षरों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे, और एक बार अगर वीडियो देख लिया ध्यान से तो पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, पक्का चैलेंज है हमारा। कंप्यूटर की विशेषताएं, तेज़ गति, सब लोग जानते हैं भाई तेज़ गति से काम करता है, फास्ट स्पीड है, ठीक है। स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, इसमें शुद्धता रहती है, सब कुछ। गोपनीयता भी है भाई, विशाल भंडारण क्षमता इसके पास है, ढेर सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, ठीक है। और देखिए भाई यहाँ पर सक्षमता है, ठीक है। और क्या, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। कंप्यूटर यथार्थ एवं आश्चर्यजनक मशीन है। कंप्यूटर के विकासात्मक विकास क्रम में महत्वपूर्ण आविष्कारों का आधार कंप्यूटर ने आज तक की विकास यात्रा किस प्रकार से तय की है वो देखेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 1956, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1995, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर 1995 से वर्तमान तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक बात का, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार ये पीढ़ियाँ भी पूछी गई हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो, ठीक है, आपके लिए लाभकारी रहेगा। और लास्ट में चल के मैं पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। 2022 का जून सेमेस्टर पेपर है, उसको देखिए और देखिए और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊँगा, इसलिए वीडियो पर लगातार आप लोग बने रहिए। अच्छा भाई, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर देखिए कितने बड़े होते थे। 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 2 इंजीनियर जिनका नाम प्रोफेसर रिकर्ट और जॉन था, उन्होंने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया और अपनी नई खोज का नाम इनिएक रखा था, ठीक है। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर और लगभग 5 मिलियन जोड़े, और बाप रे बहुत बड़ा कंप्यूटर था ये। देखिए आप लोग देख रहे हैं, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर पूरे कमरे भर का है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब आधारित था, इनपुट आउटपुट कार्ड पर आधारित था, अत्यंत नाजुक एवं कम विश्वसनीय, बहुत सारे एयर कंडीशनर का प्रयोग करना पड़ा था क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होता था ना। दूसरी पीढ़ी देखिए भाई, दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, पहली पीढ़ी में आप समझ रहे हैं ना, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की खोज 1948 में हुई। कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इसने अदा की। वैक्यूम ट्यूब का स्थान पर ट्रांजिस्टर ले लिया और रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाने लगा। और कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र, विश्वसनीय हो गया और इसका आकार भी छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा छोटा हो गया है। अच्छा भाई, उसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या गया, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में यदि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, परंतु यहाँ पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी, कंप्यूटर के आंतरिक अंगों के लिए हानिकारक थे। और 1958 में जॉन क्लेवेन ने आईसी इंटीग्रेटेड चिप, यहाँ पर आ गया क्या, इंटीग्रेटेड चिप आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई, आईसी,
तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के अधिक से अधिक घटकों का एकल चिप के माध्यम से सेमीकंडक्टर कहा गया उसको, और जोड़ा गया, और इसमें आकार बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, और उसके बाद आइए चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 95, यहाँ पर जो है कि VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको कहा गया। VLSI का प्रयोग किया गया। इसका उपयोग 30,000 ट्रांजिस्टर के बराबर था। ठीक है, 1975 में माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8000 प्रस्तुत किया गया। 1991 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग घर, कार्यालय एवं विद्यालय में होता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर लैपटॉप का निर्माण किया गया, जिसमें ब्रीफकेस के समान होता था। palm टॉप का निर्माण किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, ये आज भी हम लोगों के समक्ष हैं और काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये वो चीज़ है सेमीकंडक्टर सर्किट का परिचय एवं प्रयोग। यहाँ पर देख रहे हैं गणना करता था पिको सेकंड में, छोटा आकार, पंचम पीढ़ी, देखिए 5th जनरेशन, पंचम पीढ़ी परिभाषित करना बहुत कुछ कठिन होगा। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का लेखक C. क्लार्क के द्वारा उपन्यास द स्पेस ओडिसी वर्णित है। HAL 9000 के समान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेमोरी की गति बढ़ाने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यंत लघु आकार के कंप्यूटर आज उपलब्ध हैं। ठीक है, और देखिए रोबोट की बात हो गई, पंचम पीढ़ी में रोबोट का बात यहाँ पर हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, उपयोग के आधार पर, माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर का यहाँ पर प्रकार देखिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर अपनी अभिकलन शक्ति, कार्य क्षमता, प्रयोजन, निर्माण में तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया, उपयोग के आधार पर और एक है क्या है, एक है आकार के आधार पर। उपयोग में क्या है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तीनों कंप्यूटर के निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एनालॉग, डिजिटल, ये 2 तो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर, 4 कंप्यूटर थे। माइक्रो आकार के आधार पर इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर देखेंगे। और एनालॉग कंप्यूटर क्या है, उपयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर भौतिक मात्राओं के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तापमान, दाब, लंबाई आदि को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर उन समस्याओं में प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें डिफरेंशियल समीकरणों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे थर्मामीटर में कोई गणना न करते हुए पारे से शरीर का तापमान पता कर लिया जाता है। पेट्रोल पंप पर एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को नापा जाता है। ठीक है, पेट्रोल पंप पर इसका प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम लोग चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिजिटल। अच्छा, ये थोड़ा पीछे चला गया। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर को। देखिए माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर हो गया। यहाँ पर हमने आपको बताया एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग पेट्रोल पंप वगैरह में यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है भाई, ये 0-1 के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर सभी डाटा एवं प्रोग्राम को बाइनरी संख्या 0-1 लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, डिजिटल है, डिजिट को समझता है। ये आप समझ गए होंगे कि ये डिजिटल कंप्यूटर है तो डिजिट को ही समझेगा। ठीक है, और वो एनालॉग मीटर था। अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड शब्द का अर्थ है एक से अधिक गुणधर्म से उपयुक्त होना, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों इसमें प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, टेलीफोन के हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम HRS 900 है, इसका उदाहरण दिया गया है। कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के शरीर में रक्तचाप को मापती है और डिजिटल डिवाइस इसके अंकों में बदल करके प्रस्तुत करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। रोगी के शरीर का रक्तचाप नापती है और उसको डिजिट में दिखाया जाता है, वो है हाइब्रिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे उद्देश्य जो सामान्य उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जो सामान्य कार्यों में निष्पादित करने के लिए बनाए जाते हैं, अनेक तरह के कार्य संपादित करते हैं, करने की क्षमता होती है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, डाटाबेस बनाना हो गया। ठीक है, गाना सुनना, ग्राफिक्स बनाना, ये सारी चीज़ें CPU, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग होता है इसमें। विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर क्या होते हैं भाई, विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर जो होते हैं किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य निष्पादन हेतु तैयार किए जाते हैं। इसके CPU की क्षमता विशिष्ट प्रकार के कार्य करने की सक्षम होती है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार इसमें एक से अधिक CPU भी लगाए जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, युद्ध के विमानों के संचालन के लिए, उपग्रह संचालन हो गया, यातायात नियंत्रण हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया, कृषि विज्ञान, ये होता है। ठीक है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। ठीक है,
ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, आकार के आधार पर जो बनाया गया। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम घर एवं ऑफिस में समानांतर प्रयोग में लाते हैं। ये आकार में छोटे और कम कीमत वाले होते हैं। कंप्यूटर एक डेस्क पर रखे जाते हैं। ठीक है, ब्रीफ केस में भी रखे जा सकते हैं, इसको डेस्क में रखा जाता है, डेस्कटॉप। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सामान्यतः इस प्रकार के कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा होता है। वर्तमान में इसका जो विकास है वो तेज़ी से शोध हो रहा है, कारण आज सीपीयू वाले माइक्रो कंप्यूटर भी बाज़ार में हैं। ठीक है, और कई सीपीयू वाले 15 से 75,000 रुपये तक की कीमत में खरीदे जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है भाई, ये देखिए कंप्यूटर की तुलना में जो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यक्षमता वाले होते हैं और ये प्रायः विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित होते हैं। 1965 में तैयार किया गया था डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। और मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी तुलना में महंगे होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, एक समूह या संगठन द्वारा ये खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक से अधिक यूज़र हो सकते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर को। ठीक है, आगे चलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़ी काफ़ी शक्तिशाली मशीन है जो एक साथ गति से काफ़ी अधिक मात्रा में डाटा को संसाधित कर सकती है और कई तरह के इनपुट आउटपुट संग्रहण डिवाइसेस को सपोर्ट करने में सक्षम है। ठीक है, इसका उपयोग जो है बड़ी कंपनियों, सरकारी विभागों, बैंकों इत्यादि में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में होता है। ठीक है, इस प्रकार के कंप्यूटर पर सैकड़ों कर्ता जो है एक साथ लगातार कार्य कर सकते हैं। IBM 4381 और ICL 39 श्रृंखला के कंप्यूटर हैं। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर की जहाँ तक बात की जाए तो भाई वो तो अपने आप में सुपर है। ठीक है, सर्वाधिक गति से कार्य करने वाले सर्वाधिक क्षेत्र बौद्धिकता कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं और CPU समानांतर रूप से कार्य करते हैं और इसका जो है कि आकार थोड़ा बड़ा होता है भाई। और सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है विज्ञान, उद्योग, सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में शोध, खोज, अंतरिक्ष यात्रा संबंधी अनुसंधान, विकास, मौसम की भविष्यवाणी, उच्च गुणवत्ता वाले एनिमेशन वाले चलचित्र के निर्माण में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब एक सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कर लिया है। ठीक है, और 2008 में आप देख रहे होंगे कि एक सुपर कंप्यूटर रोड रनर है जिसे 2008 में निर्मित किया गया। सुपर कंप्यूटर के अन्य उदाहरण जैसे जैगवार गैलेक्सी XT5 है और यहाँ पर रेंजर है। ठीक है, ये देख सकते हैं, क्रेरेड स्टॉर्म है, ये सारे उदाहरण हैं। अच्छा भाई, कंप्यूटर संरचना पे हम लोग आ जाते हैं। आइए, कंप्यूटर संरचना। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आ जाएगा। पिछले अध्याय में हमने कंप्यूटर क्या है और इसकी पीढ़ियाँ पढ़ी, विकास के क्रम पढ़े। हम कंप्यूटर की संरचना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। कंप्यूटर की संरचना कैसे होती है भाई, तो कंप्यूटर की संरचना में आप देखेंगे कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर के संदर्भ में हम दो तरह के कंप्यूटर की बात करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। जहां एक भाग कंप्यूटर माप के आधार पर काम करता है तो दूसरा डिजिटल कंप्यूटर गणना अथवा अपना गणना के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करता है। कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता सीमित होती है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर को सूचना प्राप्त करता है उन्हें निश्चित निर्देशों और देशों का पालन करने के लिए। अच्छा, इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ बनाया गया होगा। ठीक है, वो डायग्राम हम आपको समझा देते हैं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये है कंप्यूटर का कार्य। ठीक है, ये हो गया आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया। ठीक है, ये आपने इनपुट दिया, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उस पर कार्य किया। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इधर होती है और ये स्टोरेज डिवाइस होती है और ये आउटपुट। ठीक है, तो ये इनपुट के बाद इतना काम होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, कंप्यूटर संरचना का डायग्राम है। और कंप्यूटर संरचना के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये डायग्राम बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ठीक है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, इनपुट उपकरण। अच्छा, इनपुट उपकरणों के बारे में बात किया गया। इनपुट उपकरण क्या क्या होते हैं, तो पंच कार्ड, पेपर टेप, इसका प्रयोग बहुत पहले किया जाता था। कीबोर्ड का प्रयोग सभी लोग जानते हैं। मुख्य कुंजी पटल होता है, अंकिक होता है इसमें और फंक्शनल की होती हैं। और कीबोर्ड 105 से 108 कुंजियाँ होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है, आप लिख सकते हैं। माउस, इसका प्रयोग सभी ने किया होगा। कीबोर्ड की तरह माउस भी अत्यंत ही प्रचलित इनपुट डिवाइस है जो समांतर चूहे के आकार की होती है और इसीलिए हम लोग इसको माउस कहते हैं। क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, दायां क्लिक, बायां क्लिक, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। जो चीज़ें जानते हैं उस पर फालतू में समय देने से कोई मतलब नहीं है। स्कैनर के बाद में आप सब लोग जानते हैं कि जिसके माध्यम से फोटोग्राफिक्स को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं।
बार कोड रीडर, इसका भी प्रयोग आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हर जगह हो रहा है। ठीक है, बार कोड रीडर के माध्यम से ही जब आप कहीं टोल प्लाज़ा पे जाते होंगे तो आपकी कार के आगे जो अब टोल पे आपका कटता है ना, फास्टैग लगा हुआ है ठीक है, फास्टैग है, तो फास्टैग को बार कोड रीडर के माध्यम से रीड करते हैं और आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, जॉयस्टिक है भाई, गेम जो लोग खेलते होंगे जॉयस्टिक के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। ट्रैक बॉल है भाई, और उसके बाद है आपका लाइट पेन है, जिसका प्रयोग जो है कि ऑब्जेक्ट के चयन हेतु किया जाता है। इसके द्वारा कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर संग्रहित संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, ग्राफिक्स टैबलेट है भाई, ये देखिए डिजिटल टैबलेट या ग्राफिक्स, इसका प्रयोग जो है हाथ द्वारा लिखे जाने वाले अक्षरों को सीधे कंप्यूटर में, आप लोग देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर आप लोग करते हैं ना, तो इसी के माध्यम से उसको सेव किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक है, वॉइस, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है क्या, केंद्रीय संसाधन इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताया गया है। सीपीयू क्या है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा भौतिक उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नियंत्रण, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और आंतरिक मेमोरी, देखिए इसके भाग हैं, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया सीपीयू के बारे में। आंतरिक मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक मेमोरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस, रैम, मोबाइल लिए हैं सब लोग, रैम रोम सब लोग जानते हैं। रैम जानते हैं कितने GB रैम का है, 4 GB रैम है कि 6 GB है, कि स्टोरेज कितना है इसका, 64 है कि 128 है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रैम था रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें केवल जो है कि डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं द्वितीय क्या, आंतरिक मेमोरी। सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के अतिरिक्त कंप्यूटर में एक और मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल, अर्थात विद्युत प्रवाह बंद किए जाने पर भी नष्ट नहीं होने देती है। ठीक है, डाटा को सुरक्षित रखती है। अच्छा, आउटपुट उपकरण यहाँ पर दिए गए हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उपकरण, हार्ड कॉपी आउटपुट और वॉइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या है, मॉनिटर, टीपी, मॉनिटर हो गया आपका, टीवी हो गया, एक तरह के हैं, ये आउटपुट आपको देते हैं। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट उपकरण है। ठीक है, हार्ड डिस्क आउटपुट का उपकरण, जैसे यहाँ पर देखिए कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, प्रिंट किया आपको आउटपुट मिल गया। ड्राम प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया। ठीक है, इसका उपयोग आप लोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के बारे में देखिए, प्लॉटर हो गया, नॉट प्लॉटर हो गया। ठीक है, तो ये था आउटपुट उपकरण। प्रोग्रामिंग क्या है भाई, भाषा, यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाओं के बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। कंप्यूटर इन्हीं के आधार पर कार्य करता है। तो भाषा व माध्यम जिस विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, मानव अपने बीज प्राकृतिक अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तमिल भाषा आदि का प्रयोग करता है। बहुत अच्छे से समझाया गया है भाई। देखिए यहाँ पर प्रयोग करता है, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है यह केवल बाइनरी 0 1 पर कार्य करता है। कंप्यूटर के निर्देश प्रदान करती है, ये 0 और 1 का ही पूरा खेल है। आगे चलते हैं, प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार पर देखते हैं। तो पहले मशीनी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज, 3 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उच्च स्तरीय भाषा, अच्छा ये कंप्यूटर है, मशीनी भाषा, परिणाम दिया गया, और डाटा कंपाइलर। मशीनी भाषा क्या है भाई, तो मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है, यह केवल 0 और 1 के आधार पर कार्य करती है। ठीक है, निर्मित श्रृंखला से लिखी होती है, आप सब लोग जानते हैं। और ये मशीनी भाषा है। और यहाँ पर इस भाषा में एक का अर्थ होता है पल्स और हाई का अर्थ होता है 0, पल्स और लो। मशीनी भाषा के निर्देश के 2 भाग होते हैं, पहला क्रिया संकेत यानी कि ऑपरेशन कोड, और ऑप कोड। ठीक है, मशीनी भाषा की ये विशेषताएं, मशीनी भाषा की विशेषताएं यहाँ पर दे दी गई हैं। मशीनी भाषा कंप्यूटर के ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के डिज़ाइन अथवा रचना के आकार, मेमोरी यूनिट के वर्ड के लंबाई के द्वारा एक बार किसी ALU के लिए मशीनी भाषा तैयार किए गए प्रोग्राम को किसी अन्य ALU पर चलाने के लिए उसे पुनः उस ALU के अनुसार मशीनी भाषा का अध्ययन करके और प्रोग्राम को पुनः लेखन आवश्यकता होती है इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मशीनी भाषा की केवल यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं भाई। ठीक है, असेंबली भाषा देखिए, असेंबली भाषा मशीनी भाषा द्वारा प्रोग्राम तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक अन्य
कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा का निर्माण किया। इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को असेंबली भाषा के नाम से जाना जाता है। असेंबली भाषा मशीनी कोड के स्थान पर नेमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है और इसमें एलडीए, लोड, ट्रेन ट्रांसलेशन, जेएमपी, जंप इस प्रकार के अन्य नेमोनिक कोडों का प्रयोग किया जाता है। लोड लिखना है, एलडीए लिख दिया आपने, ट्रेन यानी कि ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। कुछ शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर विशेषताएं हो गई, सरलता से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे असेंबली भाषा की परिसीमाएं, कमियाँ क्या हैं असेंबली भाषा की। प्रोग्राम ये उदाहरण देख रहे हैं ना, ग्लोबल, स्टार्ट, बफ, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से लिखी जाती हैं। अच्छा भाई, उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा जाता है। जो पूछा जाता है उस पर मैं दिखा रहा हूँ, बार बार मैं आपका ध्यान उस पर ले जा रहा हूँ। मैं ये भी बोल देता हूँ कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उच्च स्तरीय भाषा मशीनी भाषा और असेंबली भाषा द्वारा क्रयादेश तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने शोध में जुट गए, और इस प्रकार से उन्होंने उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया। और इसी में आपका बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान और पास्कल भी पढ़ने को मिलेगा। उच्च स्तरीय भाषाओं में कंप्यूटर भाषा की तृतीय श्रेणी में इसको रखा गया। पीढ़ी की पहली मुख्य भाषा कोबोल थी, 1957 में डिज़ाइन किया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी में सब है, कोबोल है, डीबीएस या देख रहे हैं आप लोग, कोबोल है, पास्कल है, ये सब क्या है, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं की विशेषताएं एवं लाभ। उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम निर्देश साधारण अंग्रेजी भाषा से कुछ प्रतीक चिन्हों से मिलकर के बनाया जाता है। इसमें प्रोग्रामिंग करना सीखना आसान होता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की यहाँ पर कुछ कमियाँ भी दे दी गई हैं। इसमें भाषा अनुवादक होता है। भाषा अनुवादक में देखिए यहाँ पर असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ध्यान दीजिएगा। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा असेंबलर क्या है भाई। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। असेंबली भाषा में असेंबलर, असेंबली मिल रहा है ना। असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को इनपुट के रूप में ले लेता है, जिसे हम सोर्स कोड के नाम से जानते हैं, तथा उसे संबंधित मशीनी भाषा प्रोग्राम में बदलता है तथा कंप्यूटर को प्रदान करता है। और मशीनी भाषा में अनुवाद करने के दौरान जो प्रोग्राम में गलतियां होती हैं उसे यूजर के सामने रखता है। कंपाइलर क्या होता है भाई। कंपाइलर एक भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को उनके अनुरूप मशीनी भाषा में बदलने का प्रयोग करता है, ठीक है। ये होता है कंपाइलर। अच्छा भाई, इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर एक भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करने का कार्य करता है और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की पंक्ति रीड करके उन्हें मशीनी भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्राम की एक लाइन की मशीनी भाषा से अनुवाद करता है और उस लाइन में अगर त्रुटि है तो उसे दूर करता है। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो फोर्ट्रान हो गया। फोर्ट्रान कंप्यूटर हार्डवेयर विकास के साथ साथ इसे कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर लिखने में कई उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग। अच्छा देखिए, फोर्ट्रान का प्रयोग है। फोर्ट्रान सबसे पुरानी उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्ट्रान का अर्थ है फार्मूला ट्रांसलेशन। IBM में इसे विकसित किया गया था। फोर्ट्रान का पुराना संस्करण फोर्ट्रान 2 एंड फोर्ट्रान 4 था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्ट्रान का क्या अर्थ है, फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान पूछा भी जाता है। फोर्ट्रान क्या होता है, पूछा भी जाता है। एक उच्च स्तरीय भाषा है, इसके बारे में पूछा जाता है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी रूपरेखा व्यापारिक आंकड़ों का प्रक्रम करने के लिए तैयार की गई है और 1968 में सबसे पहले ANSI कोबोल प्रकाशित किया गया और इसका संशोधित संस्करण 1974 में आया। कोबोल प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर ANSI कोबोल और संकलन के साथ जो है चल सकता है। कोबोल प्रोग्राम कथनों, अनुच्छेदों और भागों में होता है। बेसिक क्या है, तो ये बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक। जॉन किमियन थॉमस कोड्स ने 1964 में इसका जो है कि प्रयोग किया था। लोगो हो गया पास्कल भाषा के बारे में भी दे दिया गया है। फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्राध्यापक जो थे आपके निकोलस विर्थ ने इसे 1970 में विकसित किया था। इसका उद्देश्य संरचनात्मक प्रोग्रामिंग के साथ साथ एक भाषा विकास करना था। इसका लाभ यह है कि यह 8 बिट के साथ साथ 16 बिट पर भी उपस्थित है, ठीक है। टर्बो पास्कल हो गया भाई। सी प्रोग्रामिंग हो गया, सी भाषा हो गई। सी भाषा एक सामान्य उद्देश्य आने वाली जो है कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा है। इसका विकास डेनिस रिची ने किया था
और बेल टेलीफोन प्रयोगशाला बेल लैब में सन 1972 में किया गया था। इसका प्रयोग सी भाषा है भाई। सी भाषा का इतिहास 1960 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL नाम दिया गया था। ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषताएं क्या हैं? तो यह प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में समस्त गुण तो हैं ही, साथ में इसमें निम्न स्तरीय भाषा के समस्त गुण पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोटॉन कोबॉल भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए। ठीक है। और प्रोग्राम लिखने की विधि है सी प्रोग्रामिंग भाषा में, ये मेन इस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग है। जावा एक क्रमादेशन प्रोग्राम यानी कि आदेश देने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम ने विकसित किया था 1995 में। जावा प्लेटफॉर्म हेतु जारी किया था। इसका रचनात्मक यानी कि सिंटैक्स काफ़ी हद तक सी भाषा तथा सी के समान। इसका ऑब्जेक्ट मॉडल तुलनात्मक रूप से सरल माना जाता है। जावा के अनुप्रयोग को कंपाइलर करने के लिए बाई कोड प्राप्त किया जाता है। इसका इतिहास भी यहाँ दे दिया गया है। ठीक है। मम्मी 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 हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जावा प्रोग्रामिंग के बाद अब आपका यहाँ पे शुरुआत हो गया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर, और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ तो केवल उद्देश्य दिया गया है। आगे चलते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो देखेंगे। तो अंकों एवं अक्षरों के समूह को डाटा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डाटा किसको कहते हैं? अंकों एवं अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है। और जब यही डाटा किसी तार्किक ढंग से प्रदर्शित किए जाते हैं तो सूचनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और संसाधनात्मक रूप से अत्यंत ही उपयोगी हैं। डाटा जब प्रोसेस किए जाते हैं, अर्थात जब उनका तार्किक व्यवस्थापन एवं विश्लेषण किया जाता है, तभी वे किसी सूचना को अभिव्यक्त करते हैं, अन्यथा उन्हें अव्यवस्थित रूप से कहीं भी संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है। डाटा का यही संग्रह डाटाबेस कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मतलब जो डाटा है, डाटा जब प्रोसेस किए जाते हैं, अर्थात जब उनका तार्किक व्यवस्थापन विश्लेषण किया जाता है, तो वे किसी सूचना को आकस्मिक व्यक्त करते हैं। जब डाटा को आप प्रोसेस करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ वो क्या देगा? आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट देगा ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जब उसको हम लोग संग्रह कर लेते हैं, वही डाटाबेस संग्रह है। डाटा का संग्रह इसी उद्देश्य से किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर सुगमता से पुनर्प्राप्त किया जा सके। ठीक है। पारंपरिक रूप से डाटाबेस किन्हीं विशेष गुणों एवं तर्कों के आधार पर बनाए एवं संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में डाटा का संग्रहण भिन्न भिन्न फाइलों के रूप में किया जाता है, जो प्रयुक्त सॉफ्टवेयर एवं उपयोगिता के अभिगम को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। ठीक है। डाटा की उपयोगिता के दृष्टिकोण से व्यवस्थापन एवं अधिगम अलग अलग ढंग से किया जाता है। ठीक है। इन कारणों से प्रायः डाटा समूह एक दूसरे से संदर्भित नहीं हो पाते हैं। जब हम डाटा को अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस करते हैं अथवा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की फाइलें वहीं डाटा अद्यतन अपडेट करना पड़ता है। ठीक है। डाटाबेस क्या? डाटाबेस का प्रयोग जो है कि कहाँ कहाँ किया जा रहा है? व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुस्तकालय, हर जगह डाटा बेस की आवश्यकता है, क्योंकि बिना डाटा के हम कोई भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। संबंधित संगठनों में डाटा को संग्रहित एवं आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डाटा का अपूर्ण ज्ञान। ठीक है। डाटा का अपूर्ण ज्ञान तथ्य आंकड़ों में जो भी है परिणाम दे सकते हैं, और डाटा संबंधित डाटा का समूह जैसे ग्राहकों के नाम की सूची, रेलवे टाइम टेबल, पतों की डायरी इत्यादि इस प्रकार के डाटाबेस को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर डेटा पर आधारित सूचनाओं का एक सुव्यवस्थित स्वरूप, जिसमें किसी विशेष वस्तु या प्रोग्राम के उपयोग की सामग्री संकलित रहती है। संकलित डेटा किसी उपयोगिता के लिए सामान्य हो सकते हैं तथा किसी के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। ठीक है। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में भी अनेक तरह के डाटाबेस बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है डाटाबेस। डाटाबेसों की सहभागिता आसानी से संभव है। एक वृहद डाटाबेस का अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए डाटाबेस संरचना है। डेट के अनुसार डाटाबेस संरचनात्मक रूप से 3 स्तरों यानी कि अभिधारणात्मक एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल, 3 आधार पर ये होता है। ठीक है। 3 स्तर इसके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो डाटाबेस डिज़ाइन के दौरान डिज़ाइन किया जाता है और इसकी अधिक डाटा आवृत्ति से बदलने की संभावना नहीं होती है। डिस्प्ले किए गए स्कीम को स्कीमा डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, डाटाबेस का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है? तो डेटाबेस का व्यवस्थापन सामान्य रूप से तीन स्तरों का वर्णन, ठीक है, अभिधारणपरक, बाह्य तथा आंतरिक स्तर पर केंद्रित है। ठीक है, डेटाबेस को दो दृष्टिकोण से विश्लेषित किया जा सकता है। इसमें डेटा का भौतिक संग्रहण तथा तार्किक या डेटा का जो है कि अभिधारणात्मक दृष्टिकोण सम्मिलित होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। डेटाबेस आप लोग समझ गए होंगे, मेन आप परिभाषा समझना ज़रूरी है। डेटाबेस क्या है? तो किसी भी भविष्य के कार्य के लिए जब हम किसी डेटा को सुरक्षित रखते हैं और भविष्य में उसका उपयोग करते हैं तो ये है डेटाबेस का सबसे बड़ा लाभ। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस की परिभाषा यहाँ पर दी गई हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का प्रयोग डाटा स्ट्रक्चर, टेबल, व्यू इत्यादि पर परिभाषित करने के लिए होता है। इसमें डाटा डिक्शनरी भी होती है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका प्रयोग डाटाबेस के बीच डाटा डालने, उसे मिटाने, परिवर्तित करने एवं डाटा टेबल से जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं डाटाबेस की गुण एवं विशेषताएं। तो डाटा जो है कि एक एकीकृत संकलन होता है। डाटा का जो है कि व्यवस्थित स्वरूप होता है। डाटा द्वारा ग्रह बाह्य प्राकृतिक डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, डाटाबेस वास्तविक दुनिया में कुछ पहलुओं को प्रदर्शित करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का समूह होता है जो कंप्यूटर प्रयोगकर्ता को डाटाबेस बनाने एवं उसके रख रखाव, डाटाबेस प्रोसेसिंग में भी सहायता करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट कार्यों में नियंत्रित डेटा प्राप्ति, डाटाबेस चुनाव, विभिन्न क्षेत्रों में डाक प्राप्त करने के लिए कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार डाटाबेस से डाटा के संग्रहण, फाइलों के समुचित व्यवस्थापन हेतु फाइल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है। ये डाटाबेस है, ये सॉफ्टवेयर है। इनपुट टेम्पलेट्स हैं और इनपुट है, आउटपुट है और आउटपुट टेम्पलेट है। ठीक है, ये डाटाबेस है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, ये जब हमने इनपुट आउटपुट यहाँ पर ले लिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, डाटाबेस यानी कि भविष्य के लिए हमने क्या किया, सुरक्षित करके इसको रख लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य डाटा के पुनरावृत्ति पर नियंत्रण और डाटा को नष्ट होने से बचाना। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग स्टैंडर्ड लागू किए जा सकते हैं और बैकअप और रिकवरी प्रदान करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। DBSM की हानियाँ, तो ये देखिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण में उच्च प्रारंभिक निवेश और वन जनरेटी जो DBMS डाटा को परिभाषित और प्रोसेस करने के लिए प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए DBMS का तीसरा स्तर है आंतरिक स्कीमा। ठीक है, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली की पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र की उपयोगिता। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर की परिभाषा। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर की परिभाषा, पूरा जो सिस्टम है आपका कंप्यूटर जो है हार्डवेयर सिस्टम है और वो किसके आधार पर चलता है, सॉफ्टवेयर के आधार पर ही कार्य करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर का परिचय। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग हार्डवेयर भी पढ़ लेंगे क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि मशीन किसी अनुदेश के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। मशीन को कुछ न कुछ अनुदेश देना ही पड़ेगा। हालांकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन है किंतु मनुष्य मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती है। वर्तमान में कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता डालने वाला प्रयास हो रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में हो रहा है प्रयास। ठीक है, कंप्यूटर उन्हीं कार्यों को करता है जिसके लिए उसे कहा जाता है। ठीक है, तो वही है सॉफ्टवेयर जो कार्य कराता है कंप्यूटर को। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की शक्ति का उपयोग कर उपयोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। यह एक से अधिक प्रोग्रामों अथवा निर्देशों का समूह होता है जिनके प्रयोग द्वारा कंप्यूटर अपने कार्य संपादित करता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं, अनुवादक आदि में कार्य करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कि एक या अधिक प्रोग्रामों का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने या ऑपरेट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है,
इस सॉफ्टवेयर की आपूर्ति कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माताओं द्वारा की जाती है। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, संकलक, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी कोड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पूरे सिस्टम को ऑपरेट करना, इसका कार्य कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक है। यह अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और मशीन को क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए अनुदेशों के मध्य पुल का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विशेष रूप से उस कार्य के लिए बनाया जाता है जिस कार्य के लिए कंप्यूटर को प्रयुक्त किया जाना है। ठीक है, व्यवस्थित रूप से बने हुए कंप्यूटर का कोई भी अंग किसी भी कार्य को संपादित नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है कि सामंजस्य स्थापित न किया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के विभिन्न भागों की जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे वे तनाव मुक्त होकर के कार्य कर सकते हैं। यह कंप्यूटर के संसाधनों को बांटता है, व्यवस्थित करता है। यह कई उपयोगी एवं कार्य तथा फाइल को पुनः नाम देना, ठीक है, डायरेक्टरी की विशेष सूची बदलना, डायरेक्टरी बदलना इत्यादि कार्य करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषाएं यहाँ पर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और यहाँ पे सर्वर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर्स हैं। ठीक है, डिवाइस को चलाने के लिए किस प्रकार से डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये क्या करता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने के लिए ये आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, CUI आ सकता है ये। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने के लिए उपयोगकर्ता से कंप्यूटर स्क्रीन के निर्देश लिखित शब्दों के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने के लिए आपको निर्देश को याद रखना आवश्यक होता है। ठीक है, तथा उसे कीबोर्ड से टाइप करना होता है। एक बार निर्देश देने पर कंप्यूटर कार्य को संपन्न करता है तथा अगले निर्देश की प्रतीक्षा करता है। सामान्यतः इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक समय में ही एक निर्देश दिया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी है भाई। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कार्य करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर ग्राफिक इंटरफेस प्रदान करते हैं। ठीक है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही उपयोगकर्ता उस पर कार्य कर सकता है। मल्टी यूज़र, एक साथ ढेर सारे यूज़र कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार एक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को निर्देश का कार्य पूर्ण नहीं हुए बिना, जैसे एक समय पर उपयोगकर्ता प्रिंट डालते हुए प्रोग्राम को चलाने के निर्देश करता है, साथ ही गाना सुन सकता है, कई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। बचाव एवं सुरक्षा, मल्टी यूज़र और त्रुटियों का पता लगाना, ये सारी चीज़ें। लेखांकन है, रिसोर्स को प्रदान करना। लेखांकन, एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है तो कई प्रकार की त्रुटियां आ सकती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम संरचना था उसके अवयव। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनपुट आउटपुट इकाइयों का प्रबंधन करना, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट करना, सारा फाइल मैनेजमेंट करना, ये सब कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। शब्द संसाधक या वर्ड प्रोसेसर क्या है भाई? वर्ड प्रोसेसर ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, सारा लिखने का काम जो भी होता है सब वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा ही किया जाता है। शब्द संसाधन का प्रयोग, वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग शब्दों की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर का उपयोग निजी तौर पर या कार्यालय में पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन इत्यादि को कंप्यूटर के माध्यम से तैयार करने के लिए किया जाता है। मतलब इससे PC का प्रयोग एक टाइपराइटर की भांति भी किया जा सकता है। ठीक है, शब्द जो वर्ड प्रोसेसर है इसमें वर्ड की प्रोसेसिंग की जा सकती है। स्प्रेडशीट की बात होगी। यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर दे दिया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है भाई? आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखते हैं और वेब ब्राउज़र उन सभी HTML पृष्ठों को उपभोक्ता कंप्यूटर पर दर्शाता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरबॉक्स, सफारी और ओपेरा। ठीक है, और ये आपका गूगल सर्च बॉक्स जो है ये सारा क्या है? आपका वेब ब्राउज़र ही तो है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग मध्यम या बड़ी कंपनियों में नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा, उनका कार्यान्वयन की विधि, कार्य की अवधि इत्यादि की संपूर्ण रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है। इनसे PERTI तथा CCM चार्ट बनाए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत, उपलब्ध सामग्री का उचित उपयोग इत्यादि का सही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर DTP सॉफ्टवेयर होते हैं, वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर की रीडिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बुकलेट और ये सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भाई अकाउंटिंग का काम करेगा। अच्छा भाई, इसी के साथ साथ BLIS 08 का सत्रांत परीक्षा जून 2022 का पेपर है। मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और वो समय आ गई है। आइए देखते हैं पेपर किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं।
ये देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी के उदाहरण की विवेचना कीजिए। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के विभिन्न पूर्णिमा कार्यक्रम की विवेचना करना है। देखिए पीडीओ के बारे में पूछा ना, मैंने बताया था ना। पुस्तकालय के गृह कार्य संबंधी, अच्छा है, गृह कार्य के बारे में बताना है भाई। आगे देखते हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संदर्भ में डेटाबेस में अभी आपको बता रहा था, डेटाबेस के बारे में, विविध प्रकार के बारे में बताना है। पुस्तकालय स्वचालन का परिचय देते हुए और सोल सॉफ्टवेयर के विषय में बताना है। ठीक है, कंप्यूटर के अभी और आगे भी है 6 यूनिट आपका। ठीक है, इसके बाद और आगे भी है, इसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंप्यूटर के नियमित निर्गम नियुक्तियों के बारे में, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए। ठीक है, DBMS अभी मैंने बताया। ठीक है, जो आपका CDS है, ISIS, ठीक है, ये बारे में इसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बताइए कि आज का वीडियो देखकर कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं लिखते हैं, कुछ लिखा कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा BLIS के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।